अच्छा हुआ हम सब अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर थोड़ा देर पहले स्टार्ट करते तो कचरे वाले की आवाज़ आती। ठीक है। एनीवेज, सो आज अपना टॉपिक होने वाला है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज आवर लेक्चर 5। अभी तक अगर याद करो तो पहला लेक्चर क्या था? इंट्रोडक्शन। सेकेंड लेक्चर वॉज द डीएनए। देन वी हैव डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। फिर एक लेक्चर और था जिसमें हम लोगों ने बात की सेंट्रल डॉग्मा। एंड नाउ इट इज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो डीएनए पैकेज हो रहा है, मतलब डीएनए कंडेंस हो रहा है। ठीक है। सो वी विल हैव टू बिल्ड एन एंटायर कंसेप्ट कि क्या हो रहा है। ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है? डीएनए पैकेज हो रहा है। ठीक है। यू एग्री टू दिस? ठीक है। हाँ। सो डीएनए पैकेजिंग मतलब डीएनए क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंस हो रहा है? मतलब क्लम्प हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा डीएनए स्मॉलर एंड स्मॉलर वॉल्यूम में आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ पैकेजिंग का मतलब है कंडेंस होना। कंडेंस होने का मतलब है मोर डीएनए इन लेस वॉल्यूम। मोर डीएनए इन लेस वॉल्यूम मतलब जैसे जैसे डीएनए मोर एंड मोर पैकेज होगा, वैसे वैसे और ज्यादा डीएनए सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में आएगा। डीएनए और कंडेंस होगा, डीएनए की डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है। अब ये क्यों होता है, मतलब व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा होता क्यों है? इसका कारण देखो, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है। सो इन यूकैरियोटिक सेल्स, इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, जो न्यूक्लियस की साइज है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। यूकैरियोट बोलते ही उसको है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ट्रू न्यूक्लियस हो। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस की एक बाउंड्री है, विच मीन्स न्यूक्लियस की एक साइज है। सो यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस की साइज होती है, या ऐसा बोलो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, ठीक है, यू कैन कॉल इट साइज। यहां साइज का मतलब डायमीटर। ठीक है। उसका जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास होता है। ठीक है। सो यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है। अगर सेल चैप्टर पे हम लोग आए तो सेल चैप्टर में क्या लिखा है? सेल चैप्टर लिखा है कि एनिमल सेल का साइज कितना होता है? लेट अस से आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर, लेकिन आरबीसी में वो न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। लेकिन एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल की साइज कितनी होती है? 10 से 20 माइक्रोमीटर। उसमें 1 माइक्रोमीटर का तो न्यूक्लियस ही है बीच में। ठीक है। सो ये सब डेटा सेल चैप्टर से भी रिलेट होता है, बट एनीवेज न्यूक्लियस की साइज कितनी होती? 1 माइक्रोमीटर। ठीक है। 10⁻⁶ मीटर और 1 माइक्रोमीटर। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है, इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का जो डीएनए कंटेंट है, उसकी जो साइज है वो कितनी है? 6.6। अच्छा, हम लोग के सेल्स डिप्लॉयड है, मतलब फंडामेंटली आवर सेल्स आर डिप्लॉयड। तो उसमें कितना डीएनए होता है डिप्लॉयड कंटेंट? 6.6 बिलियन। बिलियन विद अ बी। तो बिलियन का मतलब होगा 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है। अगर हैप्लॉइड सेल होता, फॉर एग्जांपल एग और फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजोआ, तो 3.3 इंटू 10⁻9 होता। ठीक है। अच्छा, सो इसकी जो लेंथ आती है, ऑफ कोर्स हम लोग, ये तो लेंथ है ना, 10⁻⁻1 माइक्रोमीटर ये लेंथ है। सो हम लोग लेंथ को नंबर से नहीं, लेंथ को लेंथ से कंपेयर करेंगे ना। सो इसकी जो लेंथ आती है, डीएनए लेंथ ह्यूमन की, वो हम लोग निकाल सकते हैं। डीएनए लेंथ कैसे निकालेंगे? डीएनए लेंथ कैसे निकालेंगे? याद है नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है? 6.6 इंटू 10⁻9। और लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा हम लोगों ने? जो डीएनए हेलिक्स वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक बेस पेयर जब आगे जाता है, सो 0.34 नैनोमीटर डिस्प्लेस होता है। ठीक है। सो कितना डिस्प्लेस होता है? 0.34। और नैनोमीटर को तो हम लोग 10⁻⁹ बोलते हैं ना। ठीक है। सो ये बिलियन और नैनोमीटर का नैनो चला गया। ऑल वी आर लेफ्ट विथ इज 6.6 इंटू 0.34। तो ये नंबर कितना आएगा? 2.2। लेकिन याद रखो ये नंबर मीटर में आएगा, क्योंकि ये नैनोमीटर को हम लोगों ने मीटर में लिखा है 10⁻⁹ करके। ठीक है। सो एक बार फिर से देखते हैं।
तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का कंसेप्ट क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा है, ठीक है, लेकिन डीएनए बहुत ही बड़ा है। डीएनए क्या कितना साइज आ रहा है 2.2 मीटर, लेकिन न्यूक्लियस का कितना साइज आ रहा है 1 माइक्रोमीटर। अगर इसको मैं विजुअली समझाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस लुक्स एब्सर्ड, कि डीएनए की न्यूक्लियस का जो साइज है, ये डायमीटर जो है ये कितना है 1 माइक्रोमीटर, सिर्फ 1 माइक्रोमीटर, लेकिन इसके अंदर जो डीएनए है, ठीक है, नाउ इमेजिन वो कितना है, वो भाई वो खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा है, वेरी हार्ड टू शो, आई कैन डू दिस होल डे, लेकिन नहीं आएगा, आई कैन नॉट ड्रॉ इट, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा है, कीप्स ऑन गोइंग इन, क्योंकि ये जो येलो वाला थ्रेड जो डीएनए मैंने बनाया है, इसका जो लेंथ कितना है वो 2.2 मीटर है, ठीक है, इसका मतलब इसमें 1 माइक्रोमीटर में और 2.2 मीटर में कितने का अंतर है, सो अगर आप देखो तो मिलियन टाइम्स का अंतर है, 2 मिलियन टाइम्स का अंतर है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है, इसको 2.2 मीटर को आप कैसे लिख सकते हो, 2.2 इंटू 10⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक है, और 1 माइक्रोमीटर जो डीएनए का जो न्यूक्लियस का साइज है उसको कैसे लिख सकते हो 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, सो क्लियरली 2 मिलियन टाइम्स का अंतर है, 2 मिलियन टाइम्स का अंतर है। कौन 2 मिलियन टाइम्स बड़ा है, 20 लाख गुना बड़ा है, कौन, डीएनए कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अजम्पशन है कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है और जो डीएनए वो बहुत ही बड़ा है। सो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट होगा, कॉइल होके, कंडेंस होके और अल्टीमेटली क्या होके, पैक होके, ठीक है। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है, देन विल इवेंचुअली कम टू डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, ठीक है। सो पहले एक हेडिंग डालते हैं, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया, और एक अगर बैक्टीरिया का नाम देना हो तो हम लोग कौन सा बैक्टीरिया को चूज करेंगे, एशेरिकिया कोलाई, एशेरिकिया कोलाई, ई कोलाई सिंपल टर्म्स में, ठीक है। सो आर हेडिंग इज डीएनए पैकेजिंग इन बैक्टीरिया, और उसके बाद देखेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट जो ये है, और डीएनए पैकेजिंग इन बैक्टीरिया वो मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ई कोलाई का भी नंबर अपने को कोट करना पड़ेगा। सो ई कोलाई का ये सेल है, ठीक है, ई कोलाई का ये सेल है, ये 2 से 3 माइक्रोमीटर का होता है, इफ यू कंसीडर सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, तो वहां लिखा है 2 से 3 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और ई कोलाई का जो डीएनए होता है, डीएनए, ठीक है, वो अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, तो एनसीईआरटी का डेटा मैं कोट कर रहा हूं कि ई कोलाई का जो डीएनए का लेंथ है वो 1.36 मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर नहीं, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। सो डीएनए लेंथ कितना है ई कोलाई का, 1.36 मिलीमीटर, ठीक है। और जो साइज है ई कोलाई के सेल का, सेल साइज वो कितना है 2 से 3 माइक्रोमीटर। सो वंस अगेन आप देखो कि 1000 गुने का अंतर है, ठीक है, सेल के साइज में और डीएनए की लेंथ में। डीएनए की लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये मिलीमीटर है और ये माइक्रोमीटर है। सो 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का, 3 जीरो का अंतर है, ठीक है। सो ये ई कोलाई का सेल है। अब ध्यान से सुनना, ई कोलाई में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ई कोलाई तो प्रोकैरियोट है ना, सो प्रोकैरियोट होने के कारण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। सो प्रोकैरियोट है तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ई कोलाई प्रोकैरियोट है इसलिए कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर यूकैरियोट होता, जस्ट इन केस, तो एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन आ जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा कुछ आ जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर डीएनए होता, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, स्टिल ई कोलाई में डीएनए पूरे सेल में बिखरा हुआ नहीं होता। तो ये रॉन्ग पिक्चर है जो मैंने अभी बनाया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है फिर भी
ई कोलाई में जो डीएनए है वो एक फिक्स्ड एरिया में फिक्स्ड लोकेशन में पाया जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि फिक्स लोकेशन में तभी पाया जाएगा जब मेम्ब्रेन होगा बाहर, ठीक है। बट दिस पिक्चर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है, फिर भी फिक्स लोकेशन में पाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर उसको हम लोग और डेवलप करेंगे। सो स्टेटमेंट इज दिस, असर्शन, assertion although nuclear envelope is absent, although nuclear envelope is absent, still DNA is scattered या not scattered? You're wrong. I'm sorry, you're wrong. Scattered मतलब पूरे में बिखरा हुआ होता, ठीक है। लुक एट दैट, स्कैटर्ड मतलब पूरे में बिखरा हुआ होता, लेकिन स्कैटर्ड है या नॉट स्कैटर्ड? नॉट लोकलाइज्ड, नॉट स्कैटर्ड, ठीक है। है ना, ठीक है, तो यही है। सो ऑल्दो न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट, कोई बाउंड्री नहीं है, फिर भी डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक सिंपल सा लाइन है। पहला पहला पार्ट सबको क्लियर है, ऑल्दो न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर बाउंड्री नहीं होगी, अगर इसकी कोई हद नहीं होगी, तो ये पूरे में फैल जाएगा। बट द फैक्ट इज शोज अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज थॉट टू बी, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है कि स्टिल डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। नॉट स्कैटर्ड का मतलब है लोकलाइज्ड, मतलब एक रीजन में पाया जाता है, प्रेजेंट इन अ रीजन, प्रेजेंट इन अ रीजन। मेम्ब्रेन नहीं है, फिर भी रीजन में पाया जाता है, ठीक है। अब सवाल ये, इस रीजन को क्या बोलते हैं? व्हाट नेम डू वी कॉल टू दिस रीजन, मतलब इस वॉल्यूम को जिसके अंदर डीएनए है, नॉट द डीएनए बट द रीजन इन विच डीएनए इज प्रेजेंट। तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर ये है कि रीजन का नाम है न्यूक्लियोइड। रीजन का नाम क्या है? न्यूक्लियोइड। उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट वर्ड क्या है? इनसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। याद रखना, ये डीएनए के लिए वर्ड यूज नहीं हो रहा है, ये किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है? रीजन के लिए, इन विच द डीएनए इज कन्फाइंड, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ई कोलाई के अंदर, एशरिकिया कोलाई के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, स्टिल जो उसका डीएनए है वो पूरे में स्कैटर्ड ना होकर के एक डेफिनेट डिस्क्रीट रीजन में पाया जा रहा है, और उस रीजन का नाम क्या है? न्यूक्लियोइड। एज क्लियर एज दैट। नाउ अब ये सवाल ये है कि इसका रीजन क्या है? व्हाई इज इट सो? सो इसका जो मैंने असर्शन लिखा है, इसका रीजन भी तो होना चाहिए। आखिर कौन सी फोर्स है जो उसको रोके हुई है, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, तो येलो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, और ई कोलाई में, मतलब प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो अभी मैं जो ब्लू से बना रहा हूं वो क्या बना रहा हूं? प्रोटीन्स, एंड दोस प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। लुक एट दैट बैकग्राउंड म्यूजिक अगेन, ठीक है। सो जो प्रोटीन है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। सो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, ये किस में पाए जा रहे हैं? ई कोलाई के सेल के अंदर, ठीक है। अगर प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो किस में, वो क्यों पॉजिटिवली चार्ज है? क्योंकि वो रिच है किसमें? बेसिक अमीनो एसिड्स में, बेसिक अमीनो एसिड्स। कोई भी प्रोटीन पे चार्ज पॉजिटिव तब आता है जब उस पे बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा हो, बिकॉज बेसिक अमीनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड, ठीक है। अगर अमीनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या है? कि उसके पास नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज्यादा है, एस्पार्टिक एसिड ज्यादा है, ग्लूटामिक एसिड ज्यादा है, तो अमीनो एसिड एसिडिक हो जाएगा, प्रोटीन भी एसिडिक हो जाएगा,
और उस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन जो प्रोटीन डीएनए को पैकेज कर रहा है वो प्रोटीन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो सवाल यह है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आया प्रोटीन पे, उसका आंसर क्या है, बिकॉज इट इज रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स विच इंक्लूड लाइसिन एंड आर्जिनिन, और भी होता है, हिस्टिडीन भी होता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि इस प्रोटीन को हम लोग नाम क्या देंगे, इस प्रोटीन को क्या नाम देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, लेकिन क्या ये प्रोटीन हिस्टोन है। सो रिमेंबर, हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। क्या ये प्रोटीन हिस्टोन है, नहीं, लेकिन ये प्रोटीन काम तो हिस्टोन वाले ही कर रहा है। हिस्टोन भी क्या करता है, डीएनए को पैकेज, और ये भी क्या कर रहा है, डीएनए को पैकेज। तो काम तो ये हिस्टोन वाला ही कर रहा है। सो इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन लाइक एंकरिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। दिस इज नॉट हिस्टोन बट इट इज लाइक हिस्टोन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, हिस्टोन लाइक, हिस्टोन के जैसा, एंकरिंग, एंकरिंग मतलब जोड़ने वाला, हिस्टोन लाइक एंकरिंग प्रोटीन्स, ठीक है। सो अब अपना आई थिंक असर्शन रीजन कंप्लीट हो गया। असर्शन क्या हो गया, ई कोलाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया मध्ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नसतात, नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर भी बैक्टीरिया में डीएनए पूरे सेल में स्कैटर्ड क्यों नहीं है। सो उसका एक ही आंसर है कि प्रोटीन जो है वो उसको क्या कर लिया है, क्लम्प, ठीक है, कोगुलेट, जो भी कहना चाहो आप, ठीक है। सो क्या लिखा है, ऑल्दो न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट स्टिल डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। तो अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन नहीं है फिर भी स्कैटर्ड नहीं है। अब देखो, जब दो बार नहीं आता है तो दिमाग काम करना, ब्रेन स्टॉप्स ब्रेनिंग। तो यहां पे दो बार नहीं आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, और स्कैट और नॉट स्कैटर्ड। तो आप लिंग्विस्टिकली आप समझो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं, नहीं, जब एक सेंटेंस में दो बार आता है तो ब्रेन स्टॉप ब्रेनिंग। क्या लिखा है, ऑल्दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है फिर भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं है, इज करेक्ट, ठीक है। नाउ रीजन क्या होगा, व्हाट रीजन कैन आई कम अप विथ, कारण काय आहे, रीजन क्या होगा, हाँ, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, what is that golden word, package, package negatively charged DNA। सो पैकेजिंग ही कारण है कि मेम्ब्रेन ना होने के बाद भी डीएनए एक रीजन में कन्फाइंड है। व्हाट डू वी कॉल टू दैट रीजन, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। सो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पैकेज नेगेटिवली चार्ज डीएनए, और कैसे पैकेज करते ये भी लिख लो, इन लार्ज लूप्स, बड़े बड़े लूप्स में, इन लार्ज लूप्स। इसका सिंपल अंग मतलब है डीएनए कॉइल्ड है, इसलिए एक जगह पे फिक्स्ड है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। सो तुरंत वी अर्जेंटली नीड टू कम टू एनसीईआरटी टू चेक आउट व्हाट एनसीईआरटी टेक्स्ट हैज टू से अबाउट दिस, ठीक है। क्या लिखा है, देखो साफ साफ एग्जाम्पल भी वही लिखा है, ठीक है। कैन यू सी एनसीईआरटी एज कॉपी टू टीचर, एग्जाम्पल भी वही लिखा है, इन प्रोकैरियोट्स सच एज एशेरिकिया कोलाई, ठीक है। क्या लिखा है, दो मीन्स ऑल्दो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मजे का है, मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। सो ऑल्दो दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस स्टिल डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। सेंटेंस में दो बार नॉट आ गया, दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है। नॉट फिक्स न्यूक्लियस स्टिल नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। इसका मतलब डीएनए पूरे सेल में स्कैटर्ड नहीं है, तो कहां है डीएनए, एक छोटे से रीजन में कॉइल्ड है, कन्फाइंड है, पैकेज्ड है, वट एवर इज द बेटर वर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, विच वी हैव एस्टैब्लिश्ड बाय नाउ, ठीक है। और डीएनए को कौन रोक के रखता है, सम प्रोटीन्स, these proteins are called histone like
एंकरिंग प्रोटीन्स, दे आर नॉट हिस्टोन्स बट दे आर एनालॉगस टू हिस्टोन्स। वो काम हिस्टोन का ही कर रहे हैं लेकिन वो हिस्टोन नहीं है, ठीक है। अब ये प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। किसी भी प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब उसके पास ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन के हों, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन के अमीनो एसिड कौन से होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीजन को क्या बोलते हैं? डीएनए को नहीं, रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, विच इज द नेक्स्ट बेस्ट वर्ड फॉर न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। और जो डीएनए है न्यूक्लियोइड के अंदर, वो कैसे ऑर्गेनाइज है? लार्ज लूप्स। तो आप देखो, मैंने आपको बहुत ज्यादा कॉइलिंग का डिटेल नहीं बताया, लाइक प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग, ठीक है, सुपर कॉइलिंग, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो उस पर हम लोग को नहीं जानी। डोंट हैव टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कॉइलिंग इन प्रोकैरियोट, बस इतना जान लोगे तो काम चल जाएगा। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड एज लार्ज लूप्स हेल्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो यही है प्रोकैरियोट्स के अंदर की कॉइलिंग, दैट इवन इन एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डीएनए पूरे सेल में बिखरा बिखरा नहीं है, ठीक है। ये भी नंबर हम लोग ने देखा 1.36, तो ये सब याद करना है। और ये नंबर भी हमने देखा कि सेल में, जो मेमेलियन सेल में जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर। और जो डीएनए की साइज है वो कितनी है? 2.2 मीटर इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है पैकेजिंग इन यूकैरियोट। सो यूकैरियोट की पैकेजिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। यहां से मैं बताना शुरू करता हूं। आई थिंक वी शुड राइट अ हेडिंग, DNA packaging in eukaryotes. DNA packaging in eukaryotes. DNA packaging in eukaryotes. ठीक है। नाउ तो अब शुरू करते हैं इसको समझना। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स? देखो, अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला डीएनए, ठीक है। ये जो डीएनए है, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे? बी डीएनए। बी डीएनए के बारे में तो बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, बी डीएनए की पिच कितनी थी? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। बेस पेयर पर पिच कितना था? 10। डायमीटर ऑफ हेलिक्स कितना था? 2 नैनोमीटर। सो वी हैव डन स्टडीड गुड अमाउंट ऑफ डिटेल अबाउट बी डीएनए। लेकिन एक बात जो सबसे बेसिक थी वो क्या थी कि बी डीएनए पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव, क्योंकि बी डीएनए के पास फॉस्फेट था। जहां जहां फॉस्फेट होगा वहां वहां नेगेटिव चार्ज होगा। सो यू कैन थिंक ऑफ डीएनए एज अ नेगेटिवली चार्ज्ड थ्रेड विथ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसके पास थोड़ी थोड़ी जहां जहां फॉस्फेट है वहां वहां नेगेटिव चार्ज रहेगा। सो इट हैज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म लीनियर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो ये डीएनए है, ठीक है। ये वाला डीएनए को आप क्या बोलोगे? क्या ये पैकेज है या अनपैकेज है? ये तो अनपैकेज है ना। ये तो अभी कुछ कॉइल वॉइल नहीं हुआ है ना, ठीक है। सो इस डीएनए को, बी डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी कैसा है? अनपैकेज्ड। इसमें कोई भी कॉइलिंग नहीं है। दिस इज अनपैकेज्ड डीएनए। ऑब्वियसली जब पैकेजिंग होगी तो अनपैकेज्ड की होगी। सो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? बी डीएनए से, which means unpackaged DNA से, and then we'll see what are the different structures which are formed as a result of packaging, ठीक है। सो बी डीएनए की जो अनपैकेज डीएनए है उसका बस आप एक चीज नोटिस करो कि उसकी थिकनेस कितनी है? 2 नैनोमीटर। ये डेटा याद करना अच्छी वजह से, गुड पॉइंट टू रिमेंबर कि उसकी थिकनेस कितनी है? 2 नैनोमीटर, ठीक है। अब डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स को समझने के लिए एक फैमिली ऑफ प्रोटीन्स को समझना पड़ेगा जिनको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन्स, ठीक है। सो इस पे तुरंत आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा हिस्टोन्स के बारे में बताता हूं, ठीक। तो हिस्टोन्स, हिस्टोन्स, हिस्टोन तो सिर्फ नाम है, मतलब बेसिकली ये प्रोटीन है और डीएनए के साथ पाया जाने वाला प्रोटीन है। सो हिस्टोन तो सिर्फ नाम है, नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस देखना है इसका काम क्या है। सो हिस्टोन्स आर, किसके साथ जुड़ता है हिस्टोन? आरएनए के साथ, डीएनए के साथ? डीएनए के साथ। सो दे आर डीएनए एसोसिएटेड
एसिडिक प्रोटीन्स और बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है ना। डीएनए एसिडिक है, नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन हिस्टोन बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज है। सो हिस्टोन जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज डीएनए और पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा होगा, कोवेलेंट होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, क्योंकि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, सो देयर इंटरेक्शन इज आयनिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सो हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन डीएनए के साथ जुड़ा हुआ बेसिक प्रोटीन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इसमें कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, सो लिखेंगे रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स, कौन कौन से, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है। आप नाम देखो, हिस्टिडीन, हिस्टोन, सिमिलर सिमिलर है ना, ठीक है। सो डीएनए के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, अरे डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और हिस्टोन कैसा है, पॉजिटिव, खत्म। दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन है ना, ठीक है। सो पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स में, यहां से फिर से लेट अस रिकलेक्ट आवरसेल्फ, बहुत कुछ बता दिया, यहां से आते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर गुड ओल्ड बीडीएनए। ये तो आता, ये तो आना चाहिए, एवरीवन नोज दिस। ये डीएनए का डबल हेलिक्स है। डेटा फॉर स्ट्रक्चर ऑफ दिस वाज ऑब्टेन्ड बाय मॉरिस विल्किन, रोजालिंड फ्रैंकलिन। Structural theory of double helix was given by James Watson, Francis Crick. Crick was bald. He also proposed central dogma. ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। Eventually, we are stuck again at BDNA, क्योंकि BDNA अनपैकेज्ड है और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, पैकेजिंग, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अनपैकेज BDNA से। सबसे पहले इसमें जो प्रोटीन आते हैं उन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कोर हिस्टोन्स। क्या बोलते हैं, कोर हिस्टोन्स, कोर हिस्टोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा प्रोटीन आएगा, कोर हिस्टोन, ठीक है। मैं यहां पे इसको शो कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो हिस्टोन्स दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा हिस्टोन होता है, कोर हिस्टोन, और दूसरा कौन सा हिस्टोन होता है, लिंकर हिस्टोन। मतलब हिस्टोन प्रोटीन भी दो तरह का होता है, एक होता है कोर और दूसरा होता है लिंकर। पहले कौन आया, मुर्गी की अंडा, पहले कौन आया, कोर हिस्टोन्स, उसके बाद कौन आएगा, लिंकर हिस्टोन्स। लिंकर हिस्टोन आगे पढ़ेंगे, एक ही टाइप का होता है, वन टाइप ओनली, इसको बोलते हैं H1, एक ही तरह का होता है, ठीक है। और कोर हिस्टोन जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं यूकैरियोट्स में, 4 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। वंस अगेन, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन किसके साथ जुड़ता है, डीएनए के साथ जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, आयनिक इंटरेक्शन से। क्यों, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। हिस्टोन कितने तरह का होता है, क्या हिस्टोन एक ही प्रकार का होता है क्या, नहीं, हिस्टोन बहुत तरह का होता है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन ये है, हिस्टोन एक होता है कोर हिस्टोन और दूसरा होता है लिंकर हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन जो है वो एक ही तरह का होता है, H1 बोलते हैं, और जो कोर हिस्टोन है वो चार तरह का होता है, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। इनको कोर हिस्टोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे मिल करके ऑक्टेमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्टेमर। सो ये जो चार चार के चार कोर हिस्टोन है, दे फॉर्म हिस्टोन ऑक्टेमर। अच्छा एक बात देखो, नोटिस करना, ये कितने तरह के हैं, चार तरह के हैं, तब तो टेट्रामर बनाना चाहिए ना। वाई आर दे फॉर्मिंग ऑक्टामर, तो उसका आंसर ये है कि है तो चार तरह के, लेकिन ये डाइमर में पाए जाते हैं, मतलब अकेले नहीं पाए जाते, डुअल्स में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन डुएट्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि एक होगा H2A, ठीक है, फिर एक अकेला नहीं होगा, दूसरा भी होगा क्या, H2A इसके साथ। सिमिलरली एक होगा H2B
और दूसरा भी क्या होगा, H2 भी उसके साथ, एक होगा H3 और उसके साथ एक और होगा H3 पीछे, एक होगा H4 फिर उसके साथ एक और होगा H4। तो नोटिस करो कि ये जो चार तरह के हिस्टोन है ये सिंगल कॉपी में पाए जा रहे हैं या टू कॉपीज में पाए जा रहे हैं, टू कॉपीज में, और 4 टाइम्स 2 इज 8। सो टोटल इसको मिला करके, इस स्ट्रक्चर को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन का ऑक्टामर। एकदम सिंपल सी बात है कि हिस्टोन ऑक्टेमर में जो हिस्टोन है वो लिंकर वाले हैं या कोर वाले हैं, कोर वाले हैं। सो हिस्टोन ऑक्टेमर, इसको हम लोग बोलते हैं कोर ऑफ हिस्टोन्स, कोर ऑफ हिस्टोन्स। ठीक है, वंस अगेन हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन किसके साथ पाया जाता है, डीएनए के साथ। हिस्टोन जो भी प्रोटीन है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्या हिस्टोन एक ही तरह का है, नहीं, हिस्टोन दो नेचर का है। पहला वाला जो हिस्टोन है उसका नाम है कोर हिस्टोन। कोर हिस्टोन जो है वो ग्रुप में पाया जाता है, एक सिंगल यूनिटरी ग्रुप में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन का ऑक्टेमर। और जो दूसरा वाला हिस्टोन है वो अकेले पाया जाता है, सॉलिटरी पाया जाता है, ये अलग है। H1 इज डिफरेंट एंड दीज आर प्रेजेंट इन कोर ग्रुप, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कोर हिस्टोन्स। ठीक है ना, दीज फोर आर कॉल्ड कोर हिस्टोन्स बिकॉज दे फॉर्म कोर, क्योंकि मिल करके ये कोर बना रहे हैं, इसलिए तो इनका नाम पड़ा है कोर हिस्टोन्स। ठीक है, इनका नाम पड़ा है कोर स्टोन इसलिए कोर बना रहे हैं, या कोर बना रहे हैं इसलिए नाम पड़ा है ना कोर स्टोन। ठीक है, सो दे आर नेम्ड फंक्शनली। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले कौन सा स्टोन आएगा, कोर स्टोन, लिंकर नहीं, पहले कौन सा स्टोन आएगा, कोर स्टोन। और जैसा कि आपने देखा अभी, कोर स्टोन में ऑक्टेमर होगा, क्या होगा, ऑक्टेमर, एक, उसके पीछे एक और, एक और, एक और, एक और, ऐसा कुछ। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसको ऐसे एकदम एक सर्कल बना दिया, वाओ, ऐसा बना दिया। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसा बनाना चाहते हो, आप ऐसा बनाना चाहते हो या एनसीईआरटी जैसा बनाना चाहते हो, डज नॉट मैटर। लेकिन याद रखो इसमें कितने प्रोटीन है, 8। कितने तरह के प्रोटीन है, 4, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, बट हाउ मेनी चेन्स, 8 चेन्स, 8 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक, 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और ये क्या है, इसको ऐसे भी बना सकते हो, तो चाहो तो आप इसको ऐसे बनाओ या तो आप चाहो ऐसे बनाओ। एक्चुअली ऐसा होता है लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा भी बना देते हैं। ठीक है, सो मैं सिंप्लिसिटी के लिए ही बना रहा हूं। ठीक है, सो मैं ऐसा बना दे रहा हूं, ये जो है, अब बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोर। क्या बोलेंगे, कोर। किस चीज की कोर, कोर ऑफ हिस्टोन्स, हिस्टोन्स की कोर। ठीक है, ये टेट्रामर है या ऑक्टामर है, ऑक्टामर है। ठीक है, इसके अंदर कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है, 8। कितने तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 तरह के, बट सिंस दे आर प्रेजेंट इन कॉपीज ऑफ 2, देयरफॉर दे इन टोटल देयर आर 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, 8 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, और ये सारे के सारे जो इसमें हिस्टोन है, H2A, H2B, H3, H4, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड कोर हिस्टोन, वो कोर हिस्टोन है। ठीक है, सो होगा क्या कि कोर हिस्टोन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अरे हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज आए ना, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब ऑब्वियसली डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इंटरेस्टिंग, डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। एक बात और, डीएनए डबल हेलिक्स है, ऐसा ऐसा है, लेकिन इसको सिंपल बनाने के लिए मैं इसको एक ऐसे सीधे लाइन से शो कर रहा हूं, लेकिन यू नो समवेयर इन योर माइंड कि ये डबल हेलिक्स है डीएनए। ठीक है, सो होगा क्या कि डीएनए आएगा, ध्यान से देखना इसको, इमेजिन योर सेल्फ कि ये एक स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, और इसके अबाउट एक थ्रेड आ रहा है, तो ये डीएनए का थ्रेड आया। ठीक है, आप नोटिस करो, आगे से ऐसे घूमा, पीछे गया, अभी तक कितने चक्कर हुए हैं, एक ही हुआ है ना। देखो ये थ्रेड आया 3D स्पेस में, और यहां पे ये थ्रेड चक्कर लगाना शुरू किया, यहां पे इस पॉइंट पे, तो ये थ्रेड सामने से आया, एक चक्कर लगाया, यहां पे आया। ठीक है, फिर देखो ये पीछे गया, अगर दूसरा चक्कर पूरा होता तो ऐसे निकलता ना,
ठीक है। सो नोटिस करो आ कैसे रहा है, ऐसे आ रहा है, एक चक्कर पूरा कर रहा है इस लोकेशन पे, लेकिन दूसरा चक्कर पूरा नहीं करता, दूसरा चक्कर पूरा होने से पहले ही ऐसा निकल जाता है, पीछे से ही निकल जाता है। ठीक है, विच इज वेरी हार्ड टू शो, मे बी आई कैन शो दैट, बट आई डोंट थिंक आई हैव द इंस्ट्रूमेंट टू शो दैट। ठीक है, आप इमेजिन करो कि ये कोर है, ठीक है, और डीएनए इसको ऐसे आया, इस सामने से, इस लोकेशन से आया, सामने से आया, ठीक है, एक चक्कर डीएनए लगाया, तो यहां पे जब वापस आया तब एक चक्कर पूरा हुआ ना। अच्छा, फिर घूम के फिर वहां पे आएगा सामने, तब 2 चक्कर पूरा होगा। तो ये स्टार्ट कर रहा है चक्कर आगे से, ठीक है, और वो पीछे से ही निकल जा रहा है, इसका मतलब दूसरा चक्कर पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, इज वेरी वेरी हार्ड टू विजुअलाइज, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो तो उसमें बहुत क्लियरली शो हुआ है। ठीक है, लुक एट दैट, ये जो डायग्राम है, ठीक है। सेंटर में क्या है, ठीक है, सेंटर मध्ये काय आहे, हिस्टोन का ऑक्टेमर, ठीक है, सेंटर में क्या है, हिस्टोन का कोर, ठीक है, और ये क्या नाच रहा है, ये क्या है, डीएनए है, ठीक है, डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये कोर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। सो नोटिस करो, ये जब डीएनए का थ्रेड आया तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यहां है ना, यहां पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ठीक है, तो यहां से ये कांटेक्ट किया, और फिर जब वापस यहां आया तब एक चक्कर पूरा हुआ, ठीक है, अभी तो एक चक्कर पूरा हुआ, फिर ये पीछे जाता, ठीक है, और फिर अगर यहां आता और यहां से निकलता तब 2 चक्कर पूरा करके निकलता ना। लेकिन नोटिस करो कहां से निकला, क्या ये सामने आके निकला या पीछे से ही निकल गया, पीछे से ही निकल गया, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, क्या ऐसा है क्या कि ये जब डीएनए एंटर किया तो पीछे से एंटर किया और फिर सामने आया, नहीं, नोटिस करो डीएनए कैसे एंटर कर रहा है, फ्रंट से एंटर कर रहा है और फिर पीछे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब ये राइट हैंडेड कॉइलिंग है या लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडेड को, दूसरा वाला सही होता है, ठीक है, वेन एवर आई गिव 2 ऑप्शन दूसरा वाला ही सही होता है, पहला वाला सही नहीं होता, ठीक है। सो ये राइट हैंडेड कॉइलिंग जो है उसमें क्या होता कि वो पीछे से आता और डीएनए ऐसे कॉइल होता, लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, डीएनए तो खुद भी तो हेलिक्स है ना, डीएनए खुद भी स्प्रिंग है, ठीक है, और ये स्प्रिंग अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो इमेजिन करो कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो इमेजिन डीएनए इज अ स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग खुद घूम करके फिर से स्प्रिंग बना रही है। हाउ वंडरफुल इज दैट, ये स्प्रिंग है डीएनए और ये घूम करके फिर से क्या बना रही है, स्प्रिंग। लेकिन नोटिस करना कि डीएनए कैसा था, राइट हैंडेड, बी डीएनए कैसा था, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, ठीक है, और ये घूम कैसे रहा है, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, बट इट इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स और सुपर हेलिक्स, सुपर हेलिक्स, क्योंकि ये जो कॉइलिंग है ये हेलिक्स का हेलिक्स है ना। सो राइट हैंडेड डबल हेलिकल डीएनए मेक्स अबाउट 1.5 लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल टर्न, ठीक है। सो डीएनए खुद कैसा है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, लेकिन वो हिस्टोन के कोर के अबाउट नाच कैसे रहा है, लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स, बिकॉज इट इज हेलिक्स ऑफ हेलिक्स, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको लिखना भी जरूरी है। सो आई थिंक व्हाट कैन वी राइट हियर, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें ये क्या है, कोर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेमर, किसका ऑक्टेमर, हिस्टोन प्रोटीन्स का, ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन्स, और ये कोर कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, और इस पे डीएनए आया, ठीक है, डीएनए इज ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज्ड, आई हैव अ पीएचडी इन ड्राइंग डीएनए, पीएचडी इन जेनेटिक्स, ठीक है, ऐसा निकल गया, ठीक है। सो ये जो आर्ट है,
ये जो कलाकारी है ये क्या शो कर रहा है? दिस आर्ट इज शोइंग अस दैट राइट हैंडेड डबल हेलिकल DNA, which is obviously negatively charged, ये क्या करता है? मेक्स, अब ये देखो कैसे गया, पीछे से गया या सामने से गया? सामने से गया। ये डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स नहीं बना रहा है, ये डीएनए क्या बना रहा है? लेफ्ट। डीएनए खुद कैसा है? राइट हैंडेड, लेकिन सुपर हेलिक्स कैसा है? लेफ्ट हैंडेड। सो मेक्स लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल टर्न। सुपर हेलिकल टर्न्स, कितना सुपर हेलिकल टर्न बना रहा है? 1.67 इज द नंबर। नाउ दिस नंबर इज नॉट इन एनसीईआरटी, ठीक है, लेकिन ये है कि मोर देन 1 बट लेस देन 2, वो तो फिगर में है, ठीक है। सो 1.67 टर्न्स बनाता है। कैसे टर्न्स होते हैं 1.67? राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? लेफ्ट हैंडेड। तो डीएनए क्या 2 कंप्लीट टर्न बना रहा है क्या? नहीं, 1 कंप्लीट टर्न एंड 1 इनकम्प्लीट टर्न। तो 1.67 का मतलब क्या है? 1 कंप्लीट टर्न and 1 incomplete turn. Incomplete turn, ठीक है। सो अब इंसिडेंटली क्या होगा कि डीएनए जब ये इसको अगर हम लोग काउंट करें, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है। अप्रोक्सीमेटली कितना डीएनए घूम पाता है कोर स्टोन्स के अबाउट? तो याद रखना 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, ठीक है। और प्लस कोर हिस्टोन्स होते हैं। और जैसा कि हम सब ने देखा कि कोर हिस्टोन्स में जो हिस्टोन के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते वो कितने होते? 8 मॉलिक्यूल्स, लेकिन टाइप्स कितने होते? 4 टाइप्स, ठीक है। सो कोर हिस्टोन्स में मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है? 8 मॉलिक्यूल्स, बट 4 टाइप्स, H2A, H2B, H3 एंड H4। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसोम। तो ये तो सबसे पहला पैकेज्ड स्ट्रक्चर है पूरे यूकैरियोट्स में पैकेजिंग का, ठीक है। वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। तो हम सब के सेल में ऐसा मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब एक सिंपल सा सवाल, तो ह्यूमन बेस पेयर कितना है? कितना मतलब ह्यूमंस में डिप्लॉयड सेल में बेस पेयर है? सो डिप्लॉयड सेल्स में 6.6 इंटू 10⁻9 मतलब 6.6 बिलियन बेस पेयर्स है, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए है? 1 न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए है? द 200 बेस पेयर, विच इज अ वेरी सिंपल नंबर, ठीक है। सो इससे हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल। सिंपल डिवीजन है, ठीक है। सो वो क्या होगा? 6.6 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 200। हम सबको ये करने में बहुत मजा आता है, जस्ट किल जीरोस एंड मेक दिस नंबर स्मॉलर, ठीक है। और फिर आंसर क्या है अपना? 33 मिलियन। आया कि नहीं आया? मिलियन मतलब 10⁻6। Either you say 3.3 into 10⁻7 or you say 33 into 10⁻6। 33 into 10⁻6 is 33 million. So आप ऐसे एक रेंज दे सकते, यू कैन गिव अ रेंज, रेंज इज ऑलवेज बेटर इन सच कैलकुलेशंस। 30 to 40 मिलियन, 30 से 40 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स होती है एक टिपिकल यूकैरियोटिक डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में, ठीक है। कैन आई आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन? ई कोलाई में कितना न्यूक्लियोसोम होगा? वो इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर और इफ इट इज सम बेस पेयर, तो ई कोलाई में कितना न्यूक्लियोसोम होगा? 1.36/200। ऑफ कोर्स नॉट। ई कोलाई इज अ प्रोकैरियोट, इट डज नॉट कंटेन हिस्टोन्स ठीक है, इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन ठीक है। तो ई कोलाई में नंबर ऑफ
न्यूक्लियोसोम्स कितना है? 0। प्रोकैरियोट्स हैव 0, निल, एब्सोल्युटली 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है ऐसा दे करके कि अ बैक्टीरिया हैज 4.2 मिलियन बेस पेयर्स, फाइंड आउट, तो डोंट स्टार्ट थिंकिंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 200, ऐसा नहीं है, ठीक है? समटाइम्स लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, अब क्या होगा, एक बात और काम की है कि जब इतना पैकेजिंग हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक कोर स्टोन तो बनेगा नहीं, बहुत सारे कोर्स बनेंगे। ऐसा कोई रूल है क्या कि एक ही कोर बनेगा? नहीं, ठीक है? सो वी हैव वन कोर, वी हैव अनदर कोर, ऐसा एक कोर, दूसरा कोर, तीसरा कोर, दिस कोर शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है? ऐसा, ठीक है? और इसमें डीएनए जो है घूमेगा, काइंड ऑफ लाइक दिस, इधर से गया, इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इधर निकला। तो ये क्या है? इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्ट्रक्चर का नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम, ये चलता जाएगा, दिस विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है? इसमें क्या है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे न्यूक्लियोसोम है और उसके अबाउट डीएनए रैप्ड अराउंड है, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर का नाम है, इसका नाम है बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। और इसकी जो साइज होती है बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग की, इट्स जैसे डीएनए, बी डीएनए की थिकनेस कितनी थी? ये जो थिकनेस थी कितनी थी? 2 नैनोमीटर। और रैप होने के बाद इसकी जो थिकनेस आती है वो कितनी आती है? 11 नैनोमीटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं 11 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है? 11 नैनोमीटर फाइबर। कुछ कुछ बुक्स में इसको 10 नैनोमीटर फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन इसका बेटर नंबर क्या है? 11 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है? एक बात और देखो कि बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग में क्या रिपीट हो रहा है? न्यूक्लियोसोम रिपीट हो रहा है ना, ठीक है? सो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जिसको मैं ब्लू बॉक्स में कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? अरे ये कोर स्टोन है और उसके अबाउट नाचा हुआ डीएनए है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम की एक डेफिनेशन भी मिल गई हम लोगों को, क्या मिल गई? कि न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ बीट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर न्यूक्लियोसोम को रिपीट किया जाए ऐसा ऐसा ऐसा, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम 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 कनेक्टेड इन अ स्ट्रिंग, तो क्या बन जाएगा? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग बन जाएगा ना, ठीक है? सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? तो न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन क्या है? कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ 11 नैनोमीटर फाइबर, या फिर रिपीटिंग यूनिट ऑफ बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम की परिभाषा काय आहे? रिपीटिंग यूनिट ऑफ बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग 11 नैनोमीटर फाइबर, या फिर बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है? ये सही है, ठीक है? अच्छा, हम सब और भी डिस्कशन इसके रिलेटेड कर सकते हैं, बट बिफोर दैट वी शुड कम बैक टू एनसीईआरटी फॉर सम टाइम, ठीक है? सो अभी आप ये डायग्राम देखो, ठीक है? इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? आई गेस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू कैन सी कि एक बीड है, फिर थोड़ा गैप है, फिर बीड है, फिर गैप है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इसके आगे नीचे क्या लिखा है? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। इसका मतलब व्हाट वी आर सीइंग आर न्यूक्लियोसोम्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये न्यूक्लियोसोम है ना, और ये जो जुड़ के क्या बनाया है? 11 नैनोमीटर फाइबर। तो ये किसका पिक्चर है? 11 नैनोमीटर फाइबर का, मतलब बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग का। ये अनपैकेज्ड है या फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है? फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है, ठीक है? और यहाँ पे ईएम क्यों लिखा है? क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो थिकनेस है वो बहुत मिनिस्क्यूल है, 11 नैनोमीटर है। सो वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, वो किससे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखने के लिए साइज जो होना चाहिए वो 100,000 माइक्रोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तब अच्छा दिखाई देता है, ठीक है? लेकिन यहाँ जो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ जो साइज है वो कितनी है? 11 नैनोमीटर, ठीक है? अरे लाइट का वेवलेंथ कितना होता है?
जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ कितना होता है? 400 से 700 नैनोमीटर, विब ग्योर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो लाइट का वेवलेंथ है। ठीक है, और इसका साइज कितना है? 11 नैनोमीटर। तो क्या ये लाइट से आप इसको देख सकते हो क्या? कैन यू सी न्यूक्लियोसोम, या फिर कैन यू सी बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग विथ लाइट? नो, यू कैनॉट सी लाइट। ठीक है, जैसे इस हम सब अभी क्लास में बैठे हैं, वी आर इन अ क्लासरूम सेटिंग, बिलीव इट और नॉट, आई हैव सो मेनी किड्स इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, सो अभी हम सब क्लास में बैठे हैं, हम सबके बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हम सब पढ़ते हैं कि एक जो मोलर वॉल्यूम जिसको 22.4 लीटर बोलते हैं, ठीक है, तो 22.4 लीटर में वी हैव अवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब 6 इंटू 10 पावर 23। सो एक जो पानी का बॉटल होता है बड़ा वाला, जो हाउस में डिलीवर होता है, उस पर पानी जो लोग यूज करते हैं, आरओ वाला, वो 20 लीटर का होता है पानी का बॉटल। उसमें 2 लीटर और जोड़ दो तो 22 लीटर हो जाएगा। सो इतना बड़ा 22.4 लीटर का स्पेस है, इतना बड़ा 22, आई एम नॉट सेइंग थर्ड अंपायर, इतना बड़ा 22.4 लीटर का स्पेस है, और उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल, जस्ट इमेजिन 10 पावर 23, 6 इंटू 10 पावर 23। इसका मतलब हम सब के बीच में बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोस्टली नाइट्रोजन, बट ऑल्सो ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। But are we able to see those molecules? No. Magically, those molecules seem to not even exist. ठीक है, दिखने में तो ट्रांसपेरेंट है, क्यों क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में वो मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है। दे आर सो स्मॉल दैट लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लाइट से कैसे देख सकते हो? जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, सो अगर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस स्टाइलस इज गुड 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इसको आप देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत बड़ा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 400 टू 700 नैनोमीटर, और ये कितना है? बहुत बड़ा है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। लेकिन अगर पार्टिकल साइज छोटा होता जाए, छोटा होता जाए, तो नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी वायरसेस with light microscope, you need to use electron microscope for fine viruses। तो वैसे ही एटम्स को हम लोग नहीं देख सकते, वगैरह वगैरह नहीं देख सकते। फॉर द सेम रीजन हम लोग बीट्स ऑफ स्ट्रिंग को भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। कैसे देख सकते? ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और है। वो पॉइंट ये है कि मैंने बोला कि न्यूक्लियोसोम में अगर देखो तो 200 बेस पेयर डीएनए है। कितना डीएनए है? 200 बेस पेयर। लेकिन डेटा ये है कि अबाउट 150 समथिंग डीएनए जो होता है वो रैप्ड होता है। देखो, वी डोंट हैव टू गो इनटू एवरी फाइन डिटेल, लेकिन आप मान लो कि 200 में से जो 150 के आसपास जो डीएनए है वो रैप्ड होता है। और थोड़ा डीएनए कहां है? ये देखो, बाहर भी है ना। ठीक है, सो इसमें जो रैप्ड डीएनए है वो भी इंक्लूडेड है, और जो थोड़ा सा बाहर है आइदर साइड, वो भी इंक्लूडेड है। सो उसको इंक्लूड करके, विच मीन्स आई शुड शो विद लेट अस से व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये जो डीएनए है जो बाहर वाला है, ठीक है, प्लस रैप्ड है, ये पूरा डीएनए 200 बेस पेयर है। तो रैप्ड डीएनए कितने के अबाउट होता है? अबाउट 150 इश, 147, whatever। ठीक है, लेकिन 150 इज गुड नंबर टू रिमेंबर, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये जो डीएनए है जो दो बीट्स के बीच में है, इसको हम लोग कौन सा डीएनए बोलते हैं? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, और ये कितना होता है? अबाउट 80 बेस पेयर के आसपास होता है। तो ये लिंकर डीएनए है जो दो कोर्स के बीच में है। इसका नाम क्या है? लिंकर डीएनए। ठीक है, सो लिंकर डीएनए पैकेज्ड है क्या? नहीं, लिंकर डीएनए इज नॉट कॉइल्ड। सो व्हाट इज कॉइल्ड? द रिमेनिंग 150 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज कॉइल्ड, रैप्ड अराउंड कोर हिस्टोन। दिख रहा है ना? तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल कॉइलिंग है उसमें क्या हुआ? उसमें बी डीएनए जो 2 नैनोमीटर का था वो कॉइल होकर के कितना बन गया? 11 नैनोमीटर का बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। आप देखो, ऑब्वियसली दिस इज थिकर देन द फिलामेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे बन गया। अब इसके बाद जो सेकेंड लेवल कॉइलिंग होगी उसमें एक नया तरीके का हिस्टोन आएगा। कौन सा हिस्टोन? कोर के साथ कौन सा था? लिंकर हिस्टोन, द अदर काइंड ऑफ हिस्टोन विच वाज लिंकर हिस्टोन। तो इसमें अब दूसरे तरह का हिस्टोन आएगा, उसका नाम क्या है? लिंकर हिस्टोन। आ जाएगा लिंकर हिस्टोन। अब जब ये लिंकर हिस्टोन आएगा,
तो देखना स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। ये रहा अपना हिस्टोन का कोर, दिस इज द कोर ऑफ हिस्टोन, ठीक है। और ये क्या है, डीएनए, ये है ना डीएनए, ये क्या है, डीएनए गया, ठीक है। और इसमें से और क्या निकलेगा, लुक एट दैट, और क्या निकलेगा, लिंकर हिस्टोन, ये वाला लिंकर हिस्टोन, ठीक है। सो अब ऑब्वियसली इसमें नया क्या आया है, ये ब्लू वाला पार्ट न्यू आया है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, लिंकर हिस्टोन H1, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन, ये नया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट येलो वाले को क्या बोलते हैं, डीएनए, और व्हाइट वाले को क्या बोलते हैं, कोर हिस्टोन, कोर ऑफ हिस्टोन, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोसोम में ये लिंकर हिस्टोन आके लग गया, तब उस केस में इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम बदल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटोसोम, क्या बोलते हैं, क्रोमैटोसोम, ठीक है। और क्रोमैटोसोम में क्या होगा, दो चीजें होंगी, न्यूक्लियोसोम प्लस H1 लिंकर हिस्टोन, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोर ऑफ क्रोमैटिन या फिर क्रोमैटोसोम, एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटोसोम। अच्छा, जब डीएनए इस फॉर्म में था, आई मीन जब डीएनए न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में था, तो वो कैसा एग्जिस्ट कर रहा था, 11 नैनोमीटर के फॉर्म में, मतलब बीट्स ऑन स्ट्रिंग के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे लिंकर हिस्टोन लग जाएगा, फौरन ये जो बीट्स जो दूर दूर है, वो क्या हो जाएंगी, पास पास हो जाएंगी, ठीक है। सो मैं इनको फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं, नोटिस करो, बीट्स जो दूर दूर थी, जो बीट्स दूर दूर थी, ऐसा जो दूर दूर थी, वो दूर दूर की जगह क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंगली दे विल कम टुगेदर, ऐसा, ठीक है। तो ऑब्वियसली थिकनेस क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो जो बीट्स यहाँ पे सेपरेट है, फार अपार्ट है, जो लिंकर डीएनए दूर है, वो लिंकर डीएनए और क्लम्प हो जाएगा। उसको क्लम्प कौन कर रहा है, यू कैन सी लिंकर हिस्टोन H1, ठीक है। अगर मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ करूं डीएनए का, तो कैसा होगा, इमेजिन दिस, ऐसा, समझ में आ रहा है, हाउ सिक लुकिंग इज दैट, ऐसा। तो अब ये जो डायमीटर है, ये ऑब्वियसली और ज्यादा है, और ये जो डायमीटर है वो कितना था, इसकी थिकनेस कितनी थी, 11, और इसकी थिकनेस ऑब्वियसली और ज्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं 30 नैनोमीटर फाइबर। कौन सा फाइबर, 30 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है, 30 नैनोमीटर फाइबर, या फिर इसका नाम एक और है CF, CF स्टैंड्स फॉर क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। सो जब डीएनए अकेला था, जस्ट लाइक सिंपल बी डीएनए, तो ये अनपैकेज था, तो उस समय इसका डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर। उसके बाद क्या आ गया, गोला, कोर स्टोन, और डीएनए नाच गया, तो क्या बन गया, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, इसका डायमीटर कितना है, 11 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, लिंकर हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन आते ही जो बीट्स दूर दूर थी वो पास पास आ गई, तो क्या बन गया, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। इसका मतलब रिपीटिंग यूनिट ऑफ बीट्स ऑन स्ट्रिंग इज न्यूक्लियोसोम, and repeating unit or building block of chromatin fiber is chromatosome। तो जो रिलेशन बीट्स ऑन स्ट्रिंग और न्यूक्लियोसोम में है, वही रिलेशन क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमैटोसोम में है। नाम भी कितना मैच करता है, फाइबर विच इज मेड अप ऑफ क्रोमैटोसोम इज क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा इसको विजुअलाइज करते हैं, जो हम लोगों ने इमेज निकाल के रखी है। आई थिंक दिस इज अ गुड इमेज। सबसे पहले अपने पास क्या था, ओनली डीएनए, 2 नैनोमीटर। Once again, can you see? Google has copied your teacher. Next, उसके बाद क्या आ गया, ये क्या है, कोर स्टोन, ये कौन सा स्टोन आया है, कोर स्टोन, ठीक है। और उसमें डीएनए नाच नाच के क्या बना लिया है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। इस केस में थिकनेस कितनी रहती है बीट्स ऑन स्ट्रिंग की, 11, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ है कि देखो बीच में क्या आ गया, लिंकर H1 आ गया है ना, तो वो सारे बीट्स जो फार अपार्ट थे वो जुड़ के क्या बन गए, 30 नैनोमीटर फाइबर।
इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। और इसके रिपीटिंग यूनिट को क्या बोलते हैं? क्रोमैटोसोम। नेक्स्ट आगे की जो कॉइलिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई लेवल कॉइलिंग। क्या बोलते हैं? हाई लेवल कॉइलिंग। इसमें भी पढ़ने में अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बस याद रखो कि ये जो कॉइलिंग है ये अपने सिलेबस में है। इसका नाम क्या है? लो लेवल कॉइलिंग। इसमें कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है? हिस्टोन्स। फर्स्ट वी हैव कोर हिस्टोन्स एंड देन वी हैव लिंकर हिस्टोन्स। लेकिन आगे जो कॉइलिंग होगी ऑब्वियसली उसमें भी प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, बट दे आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन्स, दे आर नॉट हिस्टोन्स। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम तो बना रहे हैं ना वो, सो दे आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन्स क्रोमोसोमल प्रोटीन। वो हिस्टोन नहीं है, फिर भी आगे चल के क्रोमोसोम बना रहे हैं। इसका मतलब लो लेवल कॉइलिंग में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है? हिस्टोन्स। और हाई लेवल कॉइलिंग में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है? नॉन हिस्टोन नॉन क्रोमोसोमल नहीं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स जो आगे की कॉइलिंग करेंगे, क्रोमैटिन लूप्स व्हाटएवर, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, जो अल्टीमेटली कॉइल्ड होकर बनी है। ठीक है, सो ये जो आगे की कॉइलिंग है इसको कौन सा प्रोटीन करता है? नॉन हिस्टोन्स। लेकिन रिमेंबर दे आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, क्योंकि वो हिस्टोन नहीं है लेकिन वो बना क्या रहे हैं? क्रोमोसोम। सो दे आर नॉट कॉल्ड नॉन हिस्टोन नॉन क्रोमोसोमल, दे आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन बट स्टिल क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, सो आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है इसको समझना जरूरी है। डीएनए ऐसा तो बहुत रेयरली रहता है, जनरली डीएनए इस फॉर्म में रहता है, तो इस वाले फॉर्म को क्या बोलेंगे? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। इस वाले फॉर्म को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर। अब होता यह है कि जो सेल का स्टेट होता है, मतलब जो कंडीशंस होती हैं सेल डिवीजन की, उसमें जब सेल को डिवाइड करना होता है तब डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम। सेल साइकिल डिवीजन में सबने पढ़ा कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन डीएनए कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, एंड आफ्टर सेल डिवीजन इज ओवर क्रोमोसोम अगेन डिस्पर्सेस इनटू अनपैकेज डीएनए। सो ये तो एक तरह का ऑसिलेशन है, अपने सेल इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। सो सेल्स कंडेंस देयर डीएनए एंड देन डीकंडेंस देयर डीएनए। डीएनए से क्रोमोसोम कब बनता है? एम फेज में। एम फेज मतलब प्रो मेटा एनाटिलो। कंडेंसेशन स्टार्ट कब होता है? प्रो फेज, कंटिन्यूस थ्रू आउट मेटाफेज। ये सब पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल डिवीजन के समय डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। अब सवाल यह है कि डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम क्यों बनाता है? क्योंकि इसको सेपरेट करना इजी है ना? इसको सेपरेट करना इजी क्यों है? क्योंकि एक ही लोकेशन पे जुड़ा है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो ये एक इधर और एक इधर निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ये जो डीएनए है ये बहुत बड़ा है, रिमेंबर दिस डीएनए इज टू ह्यूज, इसको सेपरेट करना इजी नहीं है। तो हम लोग डेली लाइफ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसको सेपरेट करना आसान है? ये नूडल्स के जैसा है, दिस इज लाइक मैगी, इसको सेपरेट करना मुश्किल है। नो वन विल एग्री दैट वी हैव डिवाइडेड इट इनटू परफेक्टली इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये इसको सेपरेट करना मुश्किल है, लेकिन इसको सेपरेट करना इजी है। दे आर लाइक फ्रेंच फ्राइज, दे आर वेरी इजी टू सेपरेट। इसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू कट इट एंड मेक इट यूनिफॉर्म। तो इसको सेपरेट करना बायोलॉजिकली वेरी डिफिकल्ट, इसको सेपरेट करना इजी है। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन के समय मतलब इंटरफेज में डीएनए ऐसा रहता है, और एम फेज में मतलब प्रो मेटा एनाटिलो डीएनए ऐसा रहता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बिट ये है कि इंटरफेज में डीएनए कैसा रहता है? डीकंडेंस्ड इन इंटरफेज। ठीक है, और एम फेज में डीएनए कैसा रहता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। दिस इज इजी टू सेपरेट क्रोमोसोम। दिस इज आई गिव यू टाइम टू ड्रॉ दिस बट डोंट वरी। और ये वाला कौन सा है? इंटरफेज, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है वर्सेस जब सेल डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा ऐसा केस है। अब सवाल यह है कि यहां तक की जो कॉइलिंग है ये प्रोफेज में होती है। ठीक है, मतलब क्रोमैटिन फाइबर तक, और क्रोमैटिन फाइबर के आगे सेल कब कब जाता है? कौन से फेज में? मेटाफेज में। ठीक है, इसका मतलब क्रोमैटिन फाइबर तक सेल कंडेंस रखता है अपना डीएनए, लेकिन क्रोमैटिन फाइबर से आगे का जो कंडेंसेशन है वो कब होता है? मेटाफेज में।
बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी तक का कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है, लेकिन जब सेल कमिटेड है सेल डिवीजन के, जब मेटाफेज में जाएगा तभी क्रोमैटिन लूप्स आगे का हाई लेवल कॉइलिंग होगी। सो हाई लेवल की कॉइलिंग कब होती है? मेटाफेज स्टेज में। कॉइलिंग स्टार्ट कब होती है? प्रोफेज। अरे डीएनए स्टार्ट्स टू कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, कब पढ़ा? स्टार्ट ऑफ कॉइलिंग कब पढ़ा? अरे डीएनए की कॉइलिंग स्टार्ट कब होती है? प्रोफेज, दिस इज सेल साइकिल डिवीजन, ठीक है। और कंडेंसेशन हाई लेवल का कब होता है? मेटाफेज, ठीक है। तभी तो एनाफेज आते आते क्रोमोसोम ऐसे हो जाती है, ठीक है, इजी टू सेपरेट, ठीक है। तो हम लोग अगर सीसीडी चैप्टर थोड़ा सा याद करें तो सबसे पहले तो डीएनए ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है डीएनए, ठीक है। फिर वो कंडेंस होना थोड़ा शुरू होता है, प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? मेटाफेज, ठीक है। क्रोमोसोम ऐसे अलाइन होगी, ठीक है, क्रोमोसोम इस तरह से अलाइन होगी, ठीक है। उसके बाद एनाफेज में क्रोमोसोम क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली अन्नाफेज में क्रोमोसोम क्या हो जाएगी? ऐसा सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन रहती है। तो ये मान लो कि इंटरफेज है, इंटरफेज है, इसमें ऐसा रहेगा। ये कौन सा फेज है? प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन ये जो जब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होती है मेटाफेज में, तो इस कंडीशन में ही हाई लेवल कॉइलिंग होती है, ठीक है। तो अब मैं एनसीईआरटी से सब एक बार रीड करने जा रहा हूं। लेट अस सी इफ आई कुड get along with what is mentioned in the text. In eukaryotes मध्ये ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोट के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि बेसिक प्रोटीन्स और डीएनए इज हेल्ड इन लार्ज लूप्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और तो कुछ नहीं बताया, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा बताया। सबसे पहले बताया कि देयर इज अ सेट ऑफ, मतलब एक नहीं बहुत प्रकार के, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। उनका नाम क्या होता है? हिस्टोन्स। दे आर रिच इन, किसी भी प्रोटीन पे चार्ज कैसे आता है? उसके अमीनो एसिड कंपोजिशन पे आता है। अमीनो एसिड कौन सा ज्यादा है, कौन सा मोर अबंडेंट है, उस बेसिस पे आता है। सो जिस अमीनो एसिड में जो प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होंगे वो प्रोटीन भी कैसा होगा? बेसिक, अदरवाइज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। इसलिए अमीनो एसिड के चार्ज की वजह से हिस्टोन पे भी चार्ज क्या होता है? बेसिक, मतलब पॉजिटिव चार्ज। नाउ हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। याद रखना 4 तरह के, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना? 8। 4 टाइप्स बट ऑल इन ऑल 8 मॉलिक्यूल्स। तो अपने को नंबर क्या मिल रहा है? 8। तो क्या हो गया? ऑक्टेमर। नाउ डीएनए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज, रैप्ड अराउंड, हम लोगों ने पढ़ा सुपर हेलिकल टर्न, ठीक है, अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम में क्या है? 200 बेस पेयर डीएनए और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, हिस्टोन्स। और वो कैसा रैपिंग है? लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स, बस, ठीक है। और कोई H1 का तो डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप देखो तो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है उसमें H1 को न्यूक्लियोसोम में इंक्लूड किया है ना। बट इंटरेस्टिंगली ये जो डायग्राम है ये न्यूक्लियोसोम का नहीं है। ये डायग्राम न्यूक्लियोसोम का है या क्रोमेटोसोम का है? क्रोमेटोसोम का है। अगर आपको कभी भी जज करना हो डायग्राम और पैराग्राफ, सो ऑलवेज याद रखना पैराग्राफ से जज होगा, ठीक है। सो पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है, H1 का तो डिस्क्रिप्शन ही नहीं है ना। क्या लिखा है? नेगेटिवली चार्ज्ड, ये देखो न्यूक्लियोसोम में क्या लिखा है? H1 लिखा है क्या न्यूक्लियोसोम में? नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, मतलब 8 कोर हिस्टोन और नेगेटिवली चार्ज डीएनए मिलके क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। H1 तो है ही नहीं ना, ठीक है। सो डायग्राम में H1 इंक्लूड किया है, लेकिन पैराग्राफ में सही सही बताया है। सो रिमेंबर दैट डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ क्रोमेटोसोम, नॉट न्यूक्लियोसोम। और अगर आप पता करोगे कि क्रोमेटोसोम क्या है तो यही है कि न्यूक्लियोसोम में जब H1 जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं? क्रोमेटोसोम। न्यूक्लियोसोम इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ बीड ऑन स्ट्रिंग 11 नैनोमीटर फाइबर, और क्रोमेटोसोम इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर और 30 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए होता है? 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर
थोड़ा सा डीएनए बाहर होता है, लिंकर डीएनए, और जो रैप डीएनए होता है अबाउट 150, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। आप ऐसे याद रखो कि क्रोमैटिन जो है एक जनरल सा वर्ड है, लेकिन क्रोमैटिन फाइबर स्पेसिफिक है। जब हम लोग बोल रहे हैं क्रोमैटिन फाइबर, तो किसकी बात कर रहे हैं? 30 नैनोमीटर फाइबर की। और जब बात कर रहे हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, तो किसकी बात कर रहे हैं? 11 नैनोमीटर फाइबर की। क्रोमैटिन तो उसके लिए अप्लाई होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, सबको मिला के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। सो नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम जो क्रोमैटिन में है वो किस फॉर्म में दिखती है? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बता सकते हैं क्या कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं हम लोगों के सेल में? मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, 30 to 40 मिलियन, ठीक है। ई कोलाई में 0। नेक्स्ट, बीट्स ऑन, अब यहां पे ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन क्या है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग मतलब कौन सा फाइबर? 11 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है। इस पैकेज्ड मतलब और ज्यादा कंडेंस होगा तो क्या बनेगा? कौन सा फाइबर? क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर कौन सा फाइबर है? 30 नैनोमीटर फाइबर। सो 11 नैनोमीटर वाला फाइबर क्रोमैटिन का और पैकेज होके क्या बनेगा? क्रोमैटिन फाइबर। कैसे पैकेज होगा? क्या जुड़ेगा इसमें? H1। कोर तो हिस्टोन तो पहले से है, लेकिन H1 जुड़ने के बाद बीड ऑन स्ट्रिंग से क्या बनेगा? क्रोमैटिन फाइबर। तो हम लोगों ने कैसे देखा? सबसे पहले बीडीएनए, बीडीएनए में कोर हिस्टोन आ गया तो बीड ऑन स्ट्रिंग, और बीड ऑन स्ट्रिंग में अगर H1 आ गया तो क्रोमैटिन फाइबर। सो पिक्चर ये होनी चाहिए दिमाग में, सबसे पहले क्या है? बीडीएनए, ठीक है। बीडीएनए में क्या आ गया? कोर हिस्टोन, कोर हिस्टोन्स। तो क्या बन गया? कौन सा फाइबर? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? 11 नैनोमीटर फाइबर, सही है। नेक्स्ट, अच्छा, बीडीएनए की थिकनेस कितनी थी? 2 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा हिस्टोन आएगा? H1, मतलब लिंकर हिस्टोन। तब ये क्या बन जाएगा? कौन सा फाइबर? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर मींस 30 नैनोमीटर फाइबर, ऐसा बन जाएगा। सो इसको हम लोग कौन सी कॉइलिंग बोलेंगे? लो लेवल कॉइलिंग। इसमें कौन इन्वॉल्व है? नोटिस करो, इसमें कौन इन्वॉल्व है? हिस्टोन्स। पहले कौन सा हिस्टोन? कोर हिस्टोन। त्यानंतर कौन सा हिस्टोन? लिंकर हिस्टोन, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लू से शो करी है, ये कौन सी कॉइलिंग है? लो लेवल कॉइलिंग ऑफ डीएनए, लो लेवल कॉइलिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। अब इसके आगे जो कॉइलिंग होगी, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर के आगे जो कॉइलिंग होगी, इसमें कौन सा प्रोटीन लगेगा? इसमें कौन सा प्रोटीन लगेगा? हिस्टोन या नॉन हिस्टोन? नॉन हिस्टोन। नॉन क्रोमोसोमल या क्रोमोसोमल? क्रोमोसोमल। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन लगेगा, ठीक है। और ये कॉइलिंग क्रोमैटिन फाइबर के आगे वाली कॉइलिंग कब होती है? मेटाफेज में, ठीक है, मेटाफेज में। तो क्या लगेगा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन लगेगा। शुरू में क्या लगा? हिस्टोन, आगे क्या लग रहा है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और तब आगे चल के क्या बनेगा? कौन सा? स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम वही है जो हम लोग ऐसे बनाते हैं कार्टून के फॉर्म में, ऐसे करके बनाते हैं स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। सो यहां डेफिनेशन क्या लिखी है कि पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, मतलब और ज्यादा पैकेजिंग के समय क्या चाहिए? एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब लो लेवल पैकेजिंग के लिए क्या चाहिए? हिस्टोन। लेकिन पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, मतलब रेड वाला लो लेवल पैकेजिंग में क्या चाहिए? हिस्टोन। 11 नैनोमीटर 30 नैनोमीटर बनाने के लिए क्या चाहिए? हिस्टोन, कोर हिस्टोन फॉलोड बाय लिंकर हिस्टोन्स। लेकिन हाई लेवल पैकेजिंग में क्या चाहिए? नॉन हिस्टोन्स, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या बोल रहा है कि द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल्स, मतलब हाई लेवल पैकेजिंग रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स व्हिच आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज, कोलोक्वली कॉल्ड, सब मिला के उनको क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एनएचसी प्रोटीन्स। तो ये अपना मेंशन है क्रोमैटिन के बारे में।
तो आज हम लोगों ने देख लिया पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा क्रोमेटिन को और समझेंगे, यूक्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन किसमें ज्यादा है, किसमें कंडेंसेशन ज्यादा है, किसमें स्टेनिंग ज्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल बी बैक शॉर्टली।